क्लास 12th का VVI क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बता रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 12th क्लास का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रिडबर्ग नियतांक क्या है। रिडबर्ग नियतांक क्या है, इसका ऐसा है मात्रक। तो हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक, हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक कितना होता है, तो RH बराबर Me/4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट पर पावर 0 और CH/3 होता है। रिडबर्ग नियतांक का SI मात्रक मीटर इन्वर्स 1 होता है। रिडबर्ग नियतांक का SI मात्रक मीटर इन्वर्स 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, ये तो याद हो गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखेंगे, परमाणु के बॉर मंडल को लिखें। परमाणु के बॉर मंडल को लिखें तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर घूमता है। इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर घूमता है। ठीक है, क्या घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमता है। पहला नंबर में ये याद रखेंगे। दूसरा नंबर में क्या याद रखेंगे कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन खास त्रिज्या वाले वृत्त पर घूमता है। इसमें क्या घूमता है कि खास त्रिज्या वाले वृत्त पर घूमता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्षय नहीं करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्जा का क्षय नहीं करता इसमें। ठीक है, खास पहले क्या बोलता है कि खास त्रिज्या वाले वृत्त पर घूमता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्षय नहीं करता। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं क्षय करता है, तो ऊर्जा क्षय नहीं करता इसमें। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में आता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आता है। ठीक है, आता है तो उत्सर्जित हो जाता है, तो उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पे तो उत्सर्जित कर देता है। अगला है, इसको याद रख भी सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, तो स्थित कक्षा में गोलीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है तथा कौन सा स्पेक्ट्रम दृष्ट भाग का पड़ता है। तो इतना याद रखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है या किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर में कि जब हाइड्रोजन गैस गर्म किया जाता है। पहले इतना दूर, यहाँ से इतना दूर याद करेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस गर्म किया जाता है, ठीक, तो गर्म कर दिए, उसके बाद तो विकिरण उत्सर्जित होता है। जब हाइड्रोजन गैस गर्म होता है तो विकिरण उत्सर्जित होता है। ठीक है, इतना दूर याद हो गया, जिससे विद्युत तरंग कहा जाता है। कितना दूर याद हो गया। क्या बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस गर्म किया जाता है तो विकिरण उत्सर्जित हो जाता है, जिससे विद्युत तरंग कहा जाता है। इसे क्या जाता है, तो विद्युत तरंग कहा जाता है। यह अलग अलग तरंगदैर्घ्य का एक मिश्रण होता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद हो गया। तो क्या बोलेंगे, देखिए याद करने का एक बढ़िया तरीका बताते हैं। पहले इतना दूर याद करेंगे। ठीक है, तो क्या याद करेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस गर्म किया जाता है तो विकिरण उत्सर्जित हो जाता है। पहले यहाँ दूर याद करेंगे कि जब हाइड्रोजन गैस गर्म किया जाता है तो विकिरण कर उत्सर्जित हो जाता है, जिससे विद्युत तरंग कहा जाता है। यह अलग अलग तरंगदैर्घ्य का एक मिश्रण होता है। जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाभिकीय द्रव्यमान क्षैतिज या क्यू वैल्यू को समझाइए। नाभिकीय द्रव्यमान क्षैतिज या क्यू वैल्यू को समझाइए। तो क्या समझाइएगा, इसमें लिखिएगा कि आंसर में किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान में कुल योग से कुछ कम होता है। क्या लिखेंगे आंसर में, तो लिखेंगे किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के
के द्रव्यमान के कुल योग से कुछ कम होता है, जिससे कुछ कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? नाभिकीय द्रव्यमान क्षति या क्षैतिज किसे कहते हैं? तो किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को द्रव्यमान क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 कि अर्धकाल को परिभाषित करें। अर्धकाल को परिभाषित करें तो प्रारंभिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणु की विघटन में एक निश्चित समय लगता है। प्रारंभिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणु की विघटन में एक निश्चित समय लगता है। उस तत्व की अर्धायु कहते हैं। अर्धायु या अर्धकाल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मंदक को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे? मंदक वह पदार्थ है जो नाभिक भट्ठी में न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है। क्या लिखेंगे कि मंदक वह पदार्थ है जो नाभिक भट्ठी में न्यूट्रॉन को कम करता है, उसे मंदन कहते हैं। जैसे में भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। और जैसे में फिर ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, कोमा डाल के यहाँ पर ग्रेफाइट भी कर सकते हैं, या ऑक्साइड कर सकते हैं, बहुत सारा कर सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निरोधक विभव को परिभाषित करें। निरोधक विभव किसे कहते हैं या निरोधक विभव को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे आंसर में? कि वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है उसे निरोधक विद्युत विभव कहते हैं। जिसे निरोधक विद्युत विभव कहते हैं इसे भी नोट से सूचित किया जाता है। इसे भी नोट द्वारा से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक ना। आध हो गया ना 7 नंबर। 7 नंबर क्या है एक बार और पढ़ देते हैं। वह विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। वह विभव है, ठीक है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है उसे निरोधक या निरोधी विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी नोट द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। द्रव्यमान तरंग को परिभाषित करें। द्रव तरंग को परिभाषित करें। द्रव तरंग को परिभाषित करें या द्रव तरंग किसे कहते हैं? तो जब आंसर में लिखेंगे कि जब कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, क्या लिखेंगे? जब कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन गतिमान होता है, ठीक है, तो वह तरंग की भांति कार्य करता है। जब गति में होता है तो वह तरंग के भांति कार्य करता है, ठीक है। इसे द्रव तरंग कहा जाता है। इसे द्रव तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जब कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन गतिमान होता है। कुछ होता है इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है वो गतिमान होता है तो वह तरंग के भांति कार्य करता है, ठीक है। तो वह क्या चीज़ का भांति करता है? तो तरंग के भांति कार्य करता है। इसी को क्या कहते हैं? द्रव तरंग कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश, ठीक है। यहाँ पहले याद करें, इतना दूर याद करें कि जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के सतह से आपतित होता है। इतना दूर पहले याद करेंगे, ठीक है, इतना दूर।
कि जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि किसी धातु के सतह पर आपतित होता है, किसी क्या धातु के सतह पर आपतित होता है, ठीक है, आता है, तो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन है जो धातु के सतह से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। पहले तो क्या होता है कि प्रकाश तो आता है, मैंने आपतित होता मतलब आता है, सतह पर आता है, और इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से क्या होता है, फिर बाहर हो जाता है, ठीक है, बाहर हो जाता है, ठीक है, बाहर आ जाते हैं, धातु के सतह से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं कि जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के सतह पर आपतित होता है, ठीक है, किसी धातु के सतह पर क्या होता है, पहले आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर आ जाता है। उस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है, कि देहली आवृत्ति को समझाइए। तो देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति कुछ नहीं है। देहली आवृत्ति है क्या? तो आंसर में क्या लिखेंगे कि धातु की सतह पर आपतित किरण, धातु की सतह पर आपतित किरण की, यहाँ दूर पहले याद करेंगे, ठीक है, कि धातु की सतह पर आपतित किरण की न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूर एक बार में यहाँ से इतना दूर याद करेंगे, ठीक है, कि धातु के सतह पर आपतित किरण की न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आता है, ठीक है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे भी नोड द्वारा से सूचित किया जाता है। देहली आवृत्ति को किससे सूचित किया जाता है? तो भी नोड से सूचित किया जाता है। देहली आवृत्ति को किससे सूचित किया जाता है? तो भी नोड से सूचित किया जाता है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, ठीक है।